नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक की, केंद्र और केरल सरकार के बीच बढ़ी तल्खियों की, जानेंगे राहुल गांधी को क्यों आया गुस्सा और प्रवासी कामगारों की कैसे बढ़ी मुसीबत, और आखिर में बात आरबीआई के अहम फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हरियाणा से 328 बसों में 9,992 श्रमिक पहुंचे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने की सरकार की तारीफ, कहा भारत बन सकता है ग्लोबल लीडर, मौजूदा हालात में केंद्र, राज्य सरकार और डॉक्टरों ने किया अच्छा काम। देश में लागू पूर्णबंदी से कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को दोहरी चोट, टेनरियों में सड़ रहा 15,000 टन कच्चा माल, 2 महीने से लगातार बंद पड़ी हैं कानपुर की टेनरियां, 2 महीने में 2,000 करोड़ रुपए की चपत। मौजूदा हालात के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के बाद आ सकता है नया अनुमान, जुलाई के बाद जीडीपी ग्रोथ और बजटीय लक्ष्य का नया अनुमान जारी कर सकती है सरकार। वित्त वर्ष के बजट में बताए गए सभी अनुमान हुए फेल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स में 415 अंक और निफ्टी में 127 पॉइंट की रही तेजी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को तालाबंदी के पहले चरण की मियाद को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया, लेकिन प्रभावित मामलों में कुछ खास कमी नहीं देखी गई, जिसके बाद से सबके जहन में सवाल उठ रहा था कि 3 मई के बाद क्या होगा, क्या पूर्णबंदी की मियाद फिर से बढ़ाई जाएगी। इसी बीच आज सभी की नजरें टिकी थी पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक पर, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। क्या जल्द खत्म हो जाएगा पूर्णबंदी का दूसरा चरण? क्या 3 मई के बाद हट जाएंगी सभी पाबंदियां? लोगों का घरों से बाहर निकलना हो जाएगा शुरू? ये वो सवाल हैं जो पूर्णबंदी के दूसरे चरण को लागू करने के बाद से सभी के जहन में है। हर कोई जानना चाहता है कि कब पूर्णबंदी खत्म होगी, जिसके मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 25 मार्च से 3 मई तक के लिए लागू देशव्यापी बंद को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उपायों और मौजूदा स्थिति पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बैठक में हिस्सा ले रहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके राज्य में मौजूदा स्थिति और बंद के प्रभाव की जानकारी दी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, पूर्णबंदी हटाने के मुद्दे पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह पूर्णबंदी को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाके में बंद को खोल सकते हैं। जिन राज्यों में ज्यादा प्रभावित मामले हैं, वहां तालाबंदी जारी रहेगी। जिन राज्यों में मामले कम हैं, वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। वहीं कई राज्य सरकारों ने पूर्णबंदी की मियाद बढ़ाने की मांग भी पीएम मोदी के सामने रखी। दूसरी तरफ मीटिंग में देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था का भी जिक्र हुआ, जिस पर पीएम मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। आपको बता दें, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे हुए बच्चों का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने मांग करते हुए कहा, बच्चों को लाने के लिए एक नीति बननी चाहिए। कई राज्य लगातार बच्चों को वापस बुला रहे हैं। ऐसे में अब पूर्णबंदी को लेकर राज्य क्या नीति बनाते हैं और उस पर केंद्र क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, लॉकडाउन बढ़ेगा, घटेगा या हटेगा, इस पर तो आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन लॉकडाउन से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी चर्चा ना तो कल मन की बात में पीएम ने की और ना ही आज। क्या देश का मजदूर जो इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, उसकी बात करने का समय हमारी सरकार के पास नहीं है? जी मीनाक्षी, देश में इस वक्त जिस तरह की मुसीबत आई हुई है, उसमें सब अपने लिए राहत चाहते हैं और साथ ही ये उम्मीद भी रखते हैं कि देश के मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री उनकी तकलीफों को समझेंगे। आपने सही कहा कि देश का मजदूर तबका जो है इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है और मेरा ख्याल है कि इनके साथ साथ लाखों लाख लोग भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। सब कुछ बंद होने के कारण देश का आर्थिक गणित पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि देश की विकास दर जो है वो वित्त वर्ष 2019-20 के 5.5%
तालाबंदी की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में -0.4% रह सकती है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की टेंशन न लें। सवाल यह है मीनाक्षी की, आखिर किस बिना पर वो ऐसा कह रहे हैं? क्या उनके पास अब भी देश को 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने का कोई रोड मैप है? अगर है तो वो इसे देश को क्यों नहीं बताते, ताकि लाखों लाख लोग जो हैं वो अपने कारोबार और रोजगार को लेकर परेशान न हो। देश का बड़ा तबका राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार ने उसकी घोषणा नहीं की है। ऐसे में गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। राहत पैकेज तो दूर, मोदी जी ने राहत के 2 शब्द भी इन लोगों के लिए नहीं कहे। मन की बात हो या आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने या अलग अलग जोन में हटाने पर विचार तो किया, लेकिन इनके साथ अगर वे लाखों परेशान भारतीयों के लिए दिलासे के 2 शब्द भी कह देते तो लोगों को थोड़ी राहत पहुंच ही जाती। फिलहाल तो उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि लॉकडाउन नहीं हटा तो रोजगार की चिंता बनी रहेगी और अलग अलग इलाकों में हटा तो सेहत को लेकर डर बना रहेगा। देश में फिलहाल टेस्टिंग और इलाज की जो व्यवस्था है उसे लेकर भी आम आदमी के लिए निश्चिंत होना मुश्किल है। मोदी जी ने इन 2 दिनों में इन चिंताओं पर कुछ नहीं कहा। रहा सवाल मजदूरों की चिंता, उनकी घर वापसी का, तो सरकार की प्राथमिकता उन लाखों प्रवासी कामगारों की बेहतरी पर होनी चाहिए जो लॉकडाउन की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं। जैसे विदेशों में फंसे भारतीयों को या कोटा में फंसे छात्रों को इस मुसीबत के वक्त अपने घर पहुंचने की और घर वालों से मिलने की और उनके साथ रहने की इच्छा होती है, वैसी ही तड़प गरीबों की भी होती है। उन्हें लाइन में लगकर केवल 2 वक्त के भोजन की खैरात ही नहीं चाहिए, बल्कि इंसान होने के नाते अपने परिजनों से, अपने घर वालों के साथ भावनात्मक संबल भी चाहिए। अपनी खुददारी बचाए रखने के लिए रोजगार भी चाहिए। उम्मीद कीजिए कि अपने आगे के भाषणों में, अपने संबोधनों में या बैठकों में मोदी जी इस बारे में कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में तालाबंदी का सख्ती से पालन नहीं करवाने को लेकर केरल की पिनराई विजयन सरकार पर मनमानी करने के आरोप लगाए थे, जिसे केरल सरकार ने बेबुनियाद बताया था। उस वक्त शुरू हुई तल्खियां शायद अब भी खत्म नहीं हुई, जिसके झलक आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में भी देखने को मिली, जिससे केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने दूरी बना ली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में छाई स्वास्थ्य परेशानी के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तालाबंदी पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल नहीं हुए। उनकी ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। जब इसको लेकर सवाल उठे तो केरल के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से सफाई पेश की गई। बयान में कहा गया, हमें कहा गया था कि पिछली 2 बैठकें काफी अहम हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए विचार करना है, लेकिन इस बार हमें कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों पर फोकस रहना है। इसीलिए केरल के मुख्यमंत्री का बैठक में हिस्सा लेना अनिवार्य नहीं था। इसीलिए केरल के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मौजूद थे। अब भले ही बैठक को लेकर केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सफाई पेश कर दी गई हो, लेकिन सियासी गलियारों में केरल के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने का अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल हाल ही में राज्य में कुछ रियायतें देने को लेकर केंद्र ने केरल पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। साथ ही केरल सरकार से जवाब भी तलब किया था, जिसके बाद से केंद्र और राज्य सरकार में कुछ तल्खियां देखी जा रही हैं, जो आज की तस्वीर को उन तल्खियों से जोड़ रही हैं। वाकई अब सीएमओ की तरफ से जो भी सफाई दी गई हो, लेकिन जब अहम बैठक से सीएम दूरी बनाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। वैसे कुछ सवाल तो आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उठाए हैं। दरअसल हाल ही में आईसीएमआर को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई, उसकी कीमत पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से एक मांग भी की है। तो आखिर क्या है किट की कीमत से जुड़ा ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश को मुसीबत से निकालने के लिए विपक्षी दल बार बार टेस्टिंग में तेजी लाने की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कांग्रेस भी कई बार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने को लेकर सुझाव दे चुकी है, जिसके बाद कई राज्यों में टेस्टिंग में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच कुछ लोग टेस्टिंग किट से भी अपनी जेब भरने पर जोर दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष अब और तल्ख हो गया है। दरअसल हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर को जो रैपिड टेस्टिंग किट बेची गई, वो काफी महंगे दाम की थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर अब सरकार से सवाल किया है। एक खबर को साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब पूरा देश स्वास्थ्य मुसीबत से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस गलत मानसिकता पर शर्म आती है। हम पीएम से मांग करते हैं, इन मुनाफा कमाने वालों पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल जो किट विदेश से लाई जा रही है, उसकी कीमत 245 रुपए है।
लेकिन आयातक के जरिए इस किट को ICMR को 600 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी करीब 145% मुनाफे के साथ। यही मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने इस दाम को 400 रुपए करने का फैसला सुनाया। इस दाम के साथ भी करीब 61% का मुनाफा बैठता है, जिसे लेकर अब कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाए हैं और पीएम मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं, सभी की नजर रहेंगी। अब किट की कीमत को लेकर हो रही अनियमितता पर किए गए सवाल पर केंद्र क्या जवाब देगी, ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा कौन सा फैसला लेने जा रही है। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगाई थी, जिसके बाद अब खबर है सरकारी कर्मचारियों पर एक और गाज गिरने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। खाली खजाना भरने के लिए सरकार तमाम जतन कर रही है। पहले सांसदों की सैलरी में 30% कटौती की और अब हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक लगा दी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर है। केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों का डीए रुकने के बाद अब सरकार उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रोक सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी का कहना है इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक अन्य अधिकारी ने बताया अगर ऐसा हुआ तो सरकार को एक महीने में 3500 करोड़ की बचत होगी। दरअसल ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारियों को घर से ऑफिस पहुंचने और वहां से घर वापस जाने के लिए दिया जाता है। पूर्णबंदी के कारण 25 मार्च से कर्मचारियों का ऑफिस जाना बंद है। ऐसे में सरकार तर्क दे सकती है जब कर्मचारी ऑफिस ही नहीं पहुंचे तो फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाए। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मद में केंद्रीय कर्मचारियों को हजारों रुपए मिलते हैं। जब सरकार ने डीए रोका था तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे और इसे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया था। देखना होगा कि सरकार अगर ऐसा कोई फैसला लेती है तो उस पर विपक्ष के तेवर कैसे होंगे। नजरें केंद्र कर्मचारियों की प्रतिक्रिया पर भी रहेंगी, क्योंकि पहले डीए और अब अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर रोक लगती है तो ऐसे में सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कटौती कर कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूर्णबंदी के बाद से शुरू हुई प्रवासी कामगारों की मुसीबत जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। कामगार इस उम्मीद में थे कि केंद्र जल्द कोई आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, लेकिन आज कोर्ट ने जो भी कहा वो दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों के लिए निराशा लेकर आया है। तो क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में स्वास्थ्य परेशानी को काबू करने के लिए 3 मई तक तालाबंदी लागू की गई है। इससे मुसीबत को कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। ये उतने व्यापक तरीके से नहीं फैल रही है जितनी आशंका थी, लेकिन पूर्णबंदी ने दूसरी समस्या खड़ी कर दी। इससे देश भर में प्रवासी कामगार वहीं अटक गए हैं जहां बंद लागू होने से पहले थे। वो अपने गांव लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से स्वास्थ्य के प्रति गंभीर मुसीबत पैदा हो जाएगी। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है, जिसमें उसने कहा है प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन से पहले कहीं काम कर रहे थे उनको गांव पहुंचाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रवासी कामगारों और उनके परिवार की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रवासी लोगों को उनके गांव पहुंचाया जाता है तो मुसीबत बढ़ेगी। अभी गांव इस स्वास्थ्य मुसीबत से काफी हद तक बचे हुए हैं। अगर शहरों से लोग गांव पहुंचते हैं तो हालात खराब हो जाएंगे। सरकार ने ये रिपोर्ट एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश की। याचिका में मांग की गई कि प्रवासी लोगों को उनके घर लौटने की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 37,978 रिलीफ कैंप हैं, जहां 14,30,000 लोग ठहरे हुए हैं। इसके अलावा देश में 26,225 फूड कैंप खोले गए हैं। इनके माध्यम से 1,34,00,000 लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा 16,50,000 कामगारों के रहने और खाने का इंतजाम उनकी कंपनियां कर रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कामगारों की घर वापसी पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा सरकार चाहे तो याचिका में की गई मांग पर विचार कर सकती है। यानी कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है, जिससे साफ हो गया है कामगारों का अपने गांव और घर पहुंचने का इंतजार काफी बढ़ गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के अहम फैसले की। सुस्त होती भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्र के लिए चुनौती बनती जा रही है। इस बीच हाल ही में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड मामले ने भी मोदी सरकार की परेशानी में इजाफा कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चिंता जाहिर की थी और साथ ही आरबीआई और केंद्र को सलाह भी दी थी। और आज आरबीआई का एक फैसला चिदंबरम की सलाह मानने के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
भारत में जो स्वास्थ्य हालात बने हुए हैं, उसके चलते आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। सरकार ने कुछ रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। हाल ही में भारत की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने स्वेच्छा से अपनी 6 ऋण योजनाएं बंद करने का फैसला किया है। मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर ऐसा किया गया है, जिस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, म्यूचुअल फंड द्वारा 6 योजनाओं को बंद करना निवेशकों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और वित्त बाजारों के लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श लेने की भी सलाह दी थी, जिसके बाद आज म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही चिंता जताई थी, हमारे फिक्र पर आरबीआई ने ध्यान दिया और ये फैसला लिया गया। वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा कि वो सतर्क है और स्वास्थ्य मुसीबत के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। अब देखना है आरबीआई के इस राहत से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितनी राहत मिलती है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।